ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस और इससे जुड़ी हुई बातों के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनंत मोहन। डॉक्टर अनंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अनंत, जैसा कि हम जानते हैं कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और इस दिन को हम 1988 से मनाते आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर इस दिन की शुरुआत हुई और इसका मुख्य उद्देश्य था कि तंबाकू से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको कैसे रोका जाए और स्वास्थ्य पर इसके जो प्रभाव हैं उनको कैसे कम किया जाए और इससे जुड़ी हुई बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए। तो आज इस दिवस पर 31 मई को जब हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि इस दिन का महत्व क्या है और जब से इस दिन की शुरुआत हुई है, कौन कौन सी मुख्य उपलब्धियां हमने हासिल की हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये तंबाकू हमारे देश में बहुत ज्यादा फैल रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा जितने लोग इसकी इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ती चली जा रही है। ये सभी जानते हैं कि तंबाकू कई प्रकार का होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ये भी कि उसकी वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। अगर हम पहले बोले कितने प्रकार के तंबाकू हैं, तो दो तरीके के तंबाकू एक तरह से कह सकते हैं। एक है जो हम सांस के जरिए अंदर जाते हैं और एक जो हम मुंह से चबाते हैं। तो चाहे वो बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो, चाहे वेपिंग हो या हुक्का वगैरह लेना हो, वो सब सांस के जरिए सीधे जाता है और फेफड़ों को पूरी तरह खराब करता है, कैंसर करता है, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर। तो बहुत सारी बीमारियां इस सब से होती हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है, जैसे आपने बताया, कि हम एक दिन ऐसा रखा गया है जिसमें हम ये सबको बताएं कि ये एक खतरनाक चीज है और इससे बचें। बट हाँ, ये भी है कि ये एक ही दिन का काम नहीं है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। इसका प्रचार, इसका हेल्थ एजुकेशन, सबको ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए जो कि लगातार चलता रहे, क्योंकि अदरवाइज हमारे पॉपुलेशन को इस बारे में पता नहीं चलेगी, खासकर बच्चों को इस बारे में पता नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन, अगर हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष की जो थीम है, जो मुख्य विषय है, वो है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। तो बच्चों की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और तंबाकू की जो पूरी इंडस्ट्री है, पूरा जो उद्योग है, वो किस तरह से बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जब हम तंबाकू और उससे जुड़ी हुई चीजों की बात करते हैं। ये देखा गया है कि खासकर हमारे देश में या और देशों में भी कि सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू का इस्तेमाल करना काफी यंग उम्र से ही शुरू हो जाता है, बच्चों से भी शुरू हो जाता है। खासकर जहाँ पे अगर बहुत सुपरविजन ना हो या जहाँ पे गलत संगत आ जाए, कभी स्कूल में या टीनेजर एज ग्रुप से शुरू हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे तो फेफड़े पूरी तरह से बने भी नहीं होते हैं, डेवलपमेंट हो रहा होता है। उसी टाइम पे अगर तंबाकू और सिगरेट शुरू हो जाए तो कैसा वो अंदर खराब असर डालेगा और फेफड़ों के ऊपर, और आगे जाके कितनी बीमारियां अगले सालों साल तक चलती जाएंगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट ग्रुप है बच्चों का। डॉक्टर मोहन, एक बात, जैसे अभी आपने फेफड़ों की बात की, वो हम सभी समझते हैं कि अगर तंबाकू का कोई सेवन करेगा तो सबसे पहले उसका फेफड़ों पर असर होगा। लेकिन हमारे शरीर के और कौन कौन से ऐसे अंग हैं जिन पर तंबाकू सेवन से सीधा प्रभाव पड़ता है? जी, और ये सारे अंग ज्यादातर वही हैं जो स्मोक है, जो धुआं है, उसके कांटेक्ट में आता है। जैसे हमने बताया कि जो हम इनहेल करते हैं, सांस के जरिए लेते हैं, सिगरेट हो, ई सिगरेट हो, बीड़ी हो, हुक्का हो, उसके वजह से कैंसर हो सकते हैं नाक के, नेजल कैंसर कहते हैं, फेरिंग्स का कैंसर, गले का कैंसर, नाक का कैंसर और नीचे फेफड़ों का कैंसर। तो जो पूरा हमारी सांस की नली ऊपर से नीचे तक जा रही है, नाक से लेके फेफड़ों तक, उसमें कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर का भी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा फेफड़ों में जो हमारे सांस लेने की नसें हैं उसमें सिकुड़न आ सकती है, कैंसर नहीं, लेकिन सीओपीडी एक बीमारी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ही ज्यादातर होती है और इसकी वजह से खांसी आती रहती है, सांस फूलने लग जाती है। तो ये भी बहुत
कॉमन है और इसकी भी संख्या हमारे कंट्री में बढ़ती चली जा रही है। तो ये कुछ बीमारियां हैं अलग अलग हिस्सों में शरीर के, जिसका असर जो हो सकता है डायरेक्टली धुएं की वजह से। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ धुआं ही नहीं, तंबाकू का सेवन चबा के भी होता है, मुंह से भी होता है। जैसे जो पान मसाले हों, चाहे खैनी हो, जो चबा के अंदर मुंह में या तो रखे रहते हैं, तो मुंह का कैंसर, लिप्स का कैंसर, ये सब भी बहुत कॉमन है। इनफैक्ट ओरल कैंसर हमारे देश का सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट संख्या कितनी ज्यादा होगी। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो तंबाकू के सेवन से होती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया या आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं हो गई, तो इनके बारे में भी अगर आप कुछ जानकारी दें श्रोताओं को। तो ट्यूबरक्लोसिस होने का चांस ज्यादा होता है उन लोगों में जो स्मोक ज्यादा करते हैं। तो स्मोकिंग से ट्यूबरक्लोसिस डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है कई बीमारियों के लिए। कैंसर के लिए तो है ही है, सीओपीडी के लिए तो है ही है, ट्यूबरक्लोसिस होने के लिए भी एक रिस्क फैक्टर है। जो कभी कभी आंतों का, पेट का कैंसर होने का भी एक रिस्क फैक्टर है। यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर होने का भी वो एक रिस्क फैक्टर है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अक्सर जो स्मोकिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो हमारे देश में मुख्य रूप से अगर हम चिकित्सा की बात करें तो प्रिवेंटिव हो गया, जिसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, और दूसरा ये है कि अगर किसी को हो जाती है इस तरह की कोई बीमारी तंबाकू के सेवन से, तो उसके इलाज की क्या व्यवस्था है। तो मैं दोनों ही बातों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। प्रिवेंटिव लेवल पे हमने क्या क्या किया है और क्या करने की जरूरत है, और जहां तक चिकित्सा की बात है, चिकित्सा की कौन सी सुविधाएं हैं जो हमारे देश में उपलब्ध हैं। देखिए, प्रिवेंशन की बात तो यही आती है कि प्रिवेंशन का मतलब कि कुछ बीमारी होने से पहले उसको रोकें। दैट मीन्स कि ये तो तभी हो सकता है जब जो लोग हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, हम उनको हेल्थ एजुकेशन ऐसा दें और उनको शुरू से ही ऐसे आगाह कराएं, उनको इतनी इन्फॉर्मेशन दें कि ये खराब चीज है और इसको टच नहीं करना है और इससे दूर रहना है। यही हुआ एक प्राइमरी प्रिवेंशन जिसे हम कह सकते हैं। और ये स्कूल से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि वहीं से इसका स्टार्टिंग पॉइंट स्मोकिंग का होता है। तो स्कूल से ही ये एजुकेशन शुरू हो जाना चाहिए और आगे कंटिन्यू होना चाहिए। सिर्फ एक दिन या एक दो बार के लेक्चर देने से या कोई एकदम से बुला के बताने से नहीं होता। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आगे चलना चाहिए। प्लस ऑफ कोर्स अस्पतालों में जो मरीज आते हैं वो एक कैचमेंट है, वहां पे उनको एजुकेशन दिया जाए। और हर जगह जनरल पब्लिक को भी इसके इन्फॉर्मेशन, चाहे मीडिया हो, चाहे प्रिंट हो, या और जो भी तरीके हों, उससे इसके बारे में कंटिन्यूस अवेयरनेस फैलाने की बहुत जरूरत है। कि इससे, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में आजकल नीचे लिख कर आता है कि टोबैको स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो उसमें लिखा रहता है ताकि सबको सामने ही दिख जाए कि ये देखने में अच्छा लगता भले ही होगा, लेकिन इससे बीमारी तो होगी ही होगी। तो ये सामने ही दिख जाए। जो सिगरेट पैकेट्स हैं, अब उसमें क्लियरली आप देखते हैं फोटो बनी रहती हैं कि कैंसर की फोटो बनी रहती है, ताकि विजुअली दिख जाए कि किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, फोटो पे बना हुआ है कि इससे क्या हो सकता है। तो इस तरह के प्रचार कुछ स्टेप्स हैं, बट और भी करने की जरूरत है कि हम प्रिवेंशन करें। और जहां तक ट्रीटमेंट, आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं, जब एक बार किसी तरह की बीमारी हो गई, फिर तो देखिए उसका इलाज उस बीमारी के अनुसार होता है। सीओपीडी है तो उसका इलाज इनहेलर्स वगैरह हैं, दवाइयां हैं, उस सब से होता है। अगर कहीं का कैंसर हो गया तो उसका इलाज उस हिसाब के, जो उस जगह का कैंसर का जो भी उसका प्रोटोकॉल और जो भी तरीके हैं उसके इसके हिसाब से इलाज होगा, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे दवाइयां हो, चाहे कीमोथेरेपी, चाहे रेडियोथेरेपी, चाहे और कुछ। हमारे देश में इसके काफी इंतजाम तो सब जगह हैं। कैंसर के बहुत सारे सेंटर हैं, फेफड़ों के खराब होने के बहुत सारे सेंटर हैं, बहुत डॉक्टर हैं, फिजिशियंस हैं, रेस्पिरेटरी डॉक्टर्स हैं। तो इलाज होने के तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जरूर है क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है और संख्या बढ़ती जा रही है, ये थोड़ी चिंताजनक है। संख्या कम होनी चाहिए रादर देन बढ़नी चाहिए। तो आप एक डॉक्टर के नाते अपने अनुभव से ये बताएं कि जिन लोगों को इस तरह की बीमारियां होती हैं तंबाकू के सेवन से, कितनी संभावना होती है या किस स्टेज पे वो डॉक्टर के पास पहुंचे तब ये संभावना बनती है कि वो उस बीमारी से मुक्त हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसका भी कोई क्लियर कट वन स्टॉप आंसर नहीं है। डिपेंड करता है कि कितना दिनों तक और कितना हैवी स्मोकिंग किया गया है और उसका डैमेज कितना हुआ। डैमेज कितना हुआ इसको पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम करते हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे एक्सरे सीटी हो, चाहे स्पायरोमेट्री हो, जिससे हम लंग्स का पावर का पता लगाते हैं। इससे आइडिया लगता है कि कितना डैमेज हुआ और कितना नहीं, और कितना रिकवरी होगी ये भी देखिए इमीडिएटली कोई नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, कुछ मार्कर्स होते हैं।
अगर जिससे ये पता चल सकता है। बट सबसे पहला काम कि सिगरेट स्मोकिंग और जो भी ये तंबाकू है उसको बंद करना जरूरी है। उसके बाद दवाई दें और धीरे धीरे, अनलेस कोई एंड स्टेज तक पहुंच गया हो बीमारी, बट ये हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाए। कितना आएगा ये पता नहीं, बट कुछ ना कुछ जरूर इम्प्रूवमेंट हो जाता है। अगर शुरुआती है, मान लीजिए कुछ ही दिन, कुछ ही महीने, या बहुत हल्का किसी का एक्सपोजर है सिगरेट बीड़ी का और सिम्टम्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, लंग डैमेज भी ज्यादा नहीं है, अगर उसने पूरी तरह रोक दिया, तब काफी हद तक ये पॉसिबल है कि उसके फेफड़े पहले जैसे हो जाएं और वो नॉर्मल टाइप का हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम है कि इसका सेवन बंद करें, उसके बाद धीरे धीरे विद टाइम इम्प्रूवमेंट आएगा। क्या इस तरह की भी कोई संभावना या मैं कहूँ कि आशंका रहती है कि कोई सिगरेट पीता है, 10 साल 15 साल पी, फिर उसने छोड़ दी, लेकिन 10-15 साल के बाद भी उसके ऊपर कोई बीमारी का असर आ सकता है? देखिए, टेक्निकली तो आ सकता है, हालांकि उसके चांसेस फिर कम हो जाते हैं। जितने दिन तक आप सिगरेट छोड़े रखेंगे, आपका लंग फंक्शन धीरे धीरे इम्प्रूव करता है, या कम से कम और खराब तो नहीं होता। ज्यादातर और खराब नहीं होना चाहिए अगर आपने सिगरेट बंद कर दिया, या तो उतना ही रहेगा या अच्छा होने लग जाएगा धीरे धीरे। बट बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जब आगे जाके कुछ होता है, लेकिन 10-15 साल अगर सिगरेट छोड़ दी किसी ने, उसके बाद उससे रिलेटेड बीमारी होने के चांसेस काफी कम होते हैं। अच्छा, बीमारी होने के बाद जैसे जब इलाज हुआ और बीमारी का क्योर भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी क्या इस तरह की कोई आशंका बनी रहती है कि बीमारी वापस आ सकती है? देखिए, ये डिपेंड करेगा वो बीमारी क्या है। जैसे कैंसर है, कैंसर का उस वक्त तो इलाज कर दिया, अगर वो अर्ली स्टेज कैंसर था तो वो क्योर हो जाएगा, फिर होने का चांस बहुत ही कम होता है। अगर वो लेट स्टेज कैंसर है, हो सकता है वो कुछ महीनों के लिए दबा रहे और बाद में फिर से बढ़ने लग जाए। तो डिपेंड करता है बीमारी क्या है। अगर सीओपीडी है, सीओपीडी अगर अर्ली स्टेज है, तो इनहेलर और दवाइयों से उसको दबा के ऐसे लेवल पे ला सकते हैं कि आदमी अपनी नॉर्मल जिंदगी थोड़ी दवाइयों के साथ कंटिन्यू कर सकता है। और नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट अगेन कि आगे जाके फिर से वही एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। दोबारा फिर से सिगरेट या तंबाकू शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो किया, तब सारा जो किया कराया है उस पर पानी फिर जाएगा। जी। दूसरा, टीबी होने के चांसेस भी स्मोकर्स में ज्यादा होते हैं। तो टीबी का तो इलाज है, अगर टीबी हुआ तो उसका इलाज करके ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो स्मोक करता रहा, दोबारा होने का चांस भी होता है। तो ये रिस्क होता है हर चीज का, जी। स्मोकिंग और तंबाकू से। डॉक्टर मोहन, हम देखते हैं कि आज के समय में महिलाओं में भी काफी चलन है तंबाकू के उपयोग का, खासतौर से स्मोकिंग हम देखते हैं बड़े शहरों में, और गांव में हम देखें तो ये तो काफी पहले से है कि जिस तरह से पुरुष अगर सिगरेट या बीड़ी पीते हैं या हुक्का पीते हैं, तो महिलाएं भी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती हैं। तो पुरुषों की दृष्टि में महिलाओं पर क्या कुछ अधिक प्रभाव पड़ता है तंबाकू के सेवन का? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमने भी ऑब्जर्व किया ट्रेंड की महिलाओं में तंबाकू सिगरेट का कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, सिटी लाइफ की वजह से है, या कुछ ग्लैमर फैशन है, या जो भी है कहें, बट ये एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने में आ रहा है। गाँव में तो ये पहले से ही था, और वहां पर भी उसके वजह से बीमारियां वही होती हैं जो जेंट्स को होती हैं, वही बीमारियां लेडीज को भी होती हैं। डॉक्टर मोहन, वो लोग जो तंबाकू का सेवन नहीं करते या स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं, चाहे ऑफिस स्पेस में या घर के अंदर, सपोज अगर किसी के पेरेंट्स या किसी के फादर पीते हैं और बच्चा नहीं पीता ऑब्वियसली, लेकिन वो पैसिव स्मोकिंग की श्रेणी में ये सारी समस्या आती है, और ऐसे लोग जो तंबाकू का सेवन नहीं करते वो भी उसके शिकार हो जाते हैं। इससे हम किस तरह से बच सकते हैं? जो पैसिव स्मोकर्स हैं, घर के अंदर एक आदमी स्मोक कर रहा है, बाकी लोग भले ही ना कर रहे हो, बट अगर उसी घर में उसी रूम में ऑब्वियसली एक्सपोजर होता होगा। कई बार जैसे झुग्गी झोपड़ी स्लम्स होते हैं, एक छोटे से कमरे के अंदर सब लोग रह रहे होते हैं, वेंटिलेशन भी नहीं होता, तो जो बाकी लोग हैं उनको भी एक्सपोजर लगभग उतना ही मान लें जितना एक्टिव स्मोकर को है। भले ही कम होता हो ना होता हो, ये तो क्लियर प्रूफ करना मुश्किल है, बट एक्सपोजर है तो रिस्क भी है। तो ये भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जो भी सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, पहली बात तो ना करे तो सबसे बेस्ट। अगर उस वक्त कर ही रहा है, देन वो अपने कम से कम बाकी परिवार वालों को एक्सपोजर में ना डाले। उनको ये समझ में आना चाहिए कि वो सिर्फ अपनी सेहत खराब नहीं कर रहे, बट वो अपने साथ अपने घर वाले और अपनी फैमिली परिवार बच्चों की सेहत को भी खराब कर रहे हैं। ये भी बहुत ही सीरियस इशू है जो कि सबको समझना चाहिए। डॉक्टर मोहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बहुमूल्य जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। अभी आप सुन रहे थे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पल्मोनरी मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना।